started ma'am. देखो तो हम लोग रिलेशन पढ़ रहे थे जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 तक किया था। इसके आगे देखते हैं पीडीएफ। गुड आफ्टरनून मैम। देखो तो ये हम लोग का कंप्लीट है पूरा पूरा। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने वेन डायग्राम सीखा था, इस पे कुछ क्वेश्चंस किया था और रिलेशन जो है वो स्टार्ट किया। अच्छा, ये 7C का क्वेश्चन तो फंक्शन पे बेस्ड है, फंक्शन का बहुत हम लोग यहाँ से कर रहे थे। ये वाला 7C क्वेश्चन, दो क्वेश्चन किया था। ठीक है, इज इक्वल टू ओवर द सेटअप, इज इक्वल टू ओवर द सेटअप। ये वाला अच्छा, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 से करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है? हैज द सेम फादर एज डैश ओवर द सेट ऑफ चिल्ड्रन। पहले ये लिखते हैं, हैज द सेम फादर, हैज द सेम फादर एज डैश, फिर बोला है ओवर द सेट ऑफ चिल्ड्रन, ओवर द सेट ऑफ चिल्ड्रन, ओवर द सेट ऑफ चिल्ड्रन। तो हम लोग को क्या आइडेंटिफाई करके देना है कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है कि इक्विवेलेंस है। ठीक है, मतलब तीनों होगा तो वो इक्विवेलेंस होगा। अच्छा, तो देखो कैसे करके फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर बोला है सेम फादर। ठीक है, सेम फादर एज। अच्छा, तो हम लोग क्या क्या चेक करेंगे, ये देखो। अगर रिफ्लेक्सिव हुआ तो क्या होना चाहिए, ए ए, बी बी, ठीक है, सी सी। अगर ये होता है तो फिर हो जाएगा रिफ्लेक्स। ठीक है, रिफ्लेक्स। अच्छा, अगर हम लोग का ए भी एग्जिस्ट करता है तो बी ए भी एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो उसे बोलते हैं सिमेट्री। अच्छा, अगर ए भी है, बी सी है, तो ए सी एग्जिस्ट होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो हम लोग बोलेंगे ट्रांजिटिव। ठीक है, अब चेक करके देखते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज बोलो, क्या हम लोग ये बोल सकते हैं ए हैज द सेम फादर एज ए, ए हैज द सेम फादर एज ए? क्या ये बात सही है? Yes ma'am. सही, ठीक है। ए हैज द सेम फादर एज ए, तो फिर वो बीबी के लिए भी होगा, वो सीसी के लिए भी होगा। तो इसका मतलब ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, इसमें मैंने टिक लगा दिया। ठीक है, सिमेट्रिक होगा। ए हैज द सेम फादर एज बी, देन बी हैज द सेम फादर एज ए। ए के जो पिता है वो बी के भी पिता है, तो बी के जो पिता है वो ए के भी पिता है। क्या ये बात बन रहा है? क्या सही है? हाँ, ठीक है। अगर ए के जो फादर है वो बी के फादर है, तो बी के जो फादर है वो ए के फादर है। बात सही है। ठीक है, अब तुम लोग इसको ए बी बी ए से मैंने दिखाया, तुम लोग सी बी बी सी से दिखा दो। ठीक है, कोई भी डेटा से दिखा सकते हो, तो मैक्सिमम ए बी सी से ही करेंगे। अच्छा, ये देखो, ए
ए हैज द सेम फादर एज बी, ए के जो फादर है वो बी के फादर है। फिर बोल रहे बी हैज द सेम फादर एज सी, मतलब बी के जो फादर है वो सी के भी फादर है। तो बोल रहे ए और सी, तो बोल रहे ए हैज द सेम फादर एज सी, क्या ये पॉसिबल है? अगर है तो फिर ट्रांजिटिव भी है। बोलो, ए के जो फादर है वो बी के भी फादर है, मतलब ए और बी दोनों के फादर सेम है ना, तो मैंने इक्वल इक्वल लगा दिया। अब बोल रहे बी के जो फादर है वो सी के भी फादर है, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो कंक्लूजन निकल के आ रहा है ए बी सी तीनों के फादर सेम है, तो फिर क्या ए के जो फादर है वो सी के फादर है, ये बात सही होगा कि गलत होगा? यस सही होगा ना, तो ट्रांजिटिव भी होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ट्रांजिटिव। अगर तीनों होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कॉपी देख के ही बता दो, लिखा हुआ होगा। अगर तीनों होता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? देख के बताओ कौन सा। जहां पर डेफिनेशन लिखवाया था हम ढूंढे। इक्विवेलेंट। हाँ, इक्वल बैलेंस होता है, ये तो लिखा है। इफ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव देन इक्वल टू इक्विवेलेंस, ठीक है। अगर तीनों ही होता है तो फिर रिलेशन इक्विवेलेंस कहलाता है। अच्छा, क्या हमारे पास वो ऑप्शंस दिया हुआ है? हाँ जरूर होगा, ये देखो डी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन डी यानी आंसर हो जाएगा इक्विवेलेंस। फोर्थ बोल रहे इज परपेंडिकुलर टू ओवर द सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस इन ए गिवन प्लेन, ठीक है। तो पहले हम लिख लेते हैं इज परपेंडिकुलर टू, ये रिलेशन है, इज परपेंडिकुलर टू, ठीक है, इज परपेंडिकुलर टू ओवर द सेट ऑफ स्ट्रेट लाइंस इन ए गिवन प्लेन। तो एक प्लेन सरफेस में अगर तीन स्ट्रेट लाइन है तो क्या उसमें परपेंडिकुलर रिलेशन बनेगा, ठीक है। वो पूछ रहा है, मतलब परपेंडिकुलर रिलेशन अगर हम लोग ट्राई कर रहे हैं तो वो कौन सा जो है रिलेशन बनेगा, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव? तो रिफ्लेक्सिव का क्या होता है? ए ए बी बी सी सी ये बनना चाहिए, ठीक है। ये अगर बनता है तो हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्सिव है। और अगर ए बी बन गया और बी ए भी बन गया तो हम लोग बोलते हैं उसे वो सिमेट्रिक। और अगर ए बी बन रहा है, बी सी बन रहा है, तो फिर सी ए या ए सी जो भी बोलो ये भी बनना चाहिए। अगर ये बन गया ए सी, ठीक है, तो फिर बोलेंगे ट्रांजिटिव, ठीक है। तो अब हम लोग चेक करेंगे कौन सा यस है कौन सा नो है। अच्छा, तो मुझे बोलो कि ए इज परपेंडिकुलर टू ए, क्या ये पॉसिबल है? मतलब एक लाइन खुद के साथ क्या परपेंडिकुलर हो सकता है? एक लाइन अपने साथ परपेंडिकुलर हो सकता है? 9 10 में ज्योमेट्री तो पढ़े होंगे, तो उसमें बोलो क्या होता है? एक लाइन अपने साथ परपेंडिकुलर का मतलब पता है? परपेंडिकुलर का मतलब होता है ये एक लाइन दूसरे लाइन पे जब 90 डिग्री क्रिएट करता है तो उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो क्या एक लाइन अपने साथ परपेंडिकुलर हो सकता है? सोचो। चलो हम नो एक मैम। जगह नहीं हो सकता है कभी भी। चलो हम देखो ऐसा लाइन बना देते हैं, ये मान लो ए लाइन है, एक बी लाइन है, एक सी लाइन है, ठीक है। चलो हम बना के दिखाते हैं। ये टेढ़ा हो गया, इतना तो स्ट्रेट होगा नहीं मेरे से। चलो ये बन गया एक लाइन, ठीक है। इसको हम नाम दे देते ए, इसको मैंने नाम दे दिया सी, ठीक है। और ये मान लो मैंने नाम दे दिया बी, ऐसे करके मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। तुम लोग कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो। अब बोलो क्या एक लाइन खुद के साथ कभी परपेंडिकुलर हो सकता है? कोई लाइन अपने साथ कभी परपेंडिकुलर नहीं हो सकता है, कैसे पॉसिबल है? तो ए इज परपेंडिकुलर टू ए, ठीक है, तो ये तो कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो फिर इसका मतलब रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि ए ए नहीं हुआ तो बी बी भी होना पॉसिबल नहीं है, सी सी भी नहीं है। अच्छा, अब बोलो ए अगर ए इज परपेंडिकुलर टू बी देन हम लोग बोल सकते हैं बी इज परपेंडिकुलर टू ए। मतलब दो लाइन ले लो, अगर एक लाइन दूसरे लाइन के साथ परपेंडिकुलर
परपेंडिकुलर है तो क्या हम लोग बोलेंगे वो लाइन भी उसके साथ परपेंडिकुलर है? मतलब अगर हम ये बोलते हैं कि ये ए लाइन बी के साथ 90 डिग्री बना रहा है तो रिवर्सली ये भी तो बोल सकते हैं कि बी लाइन ए के साथ 90 डिग्री बना रहा है। क्या ये बोल सकते हैं? अगर बोल सकते हैं तो सिमेट्रिक रिलेशन बनेगा। बोलो, बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। हाँ, बोल सकते हैं, आराम से बोल सकते हैं। ये देखो ऐसे ऐसे लाइन है ना, तो ये देखो ये परपेंडिकुलर, तो हम लोग बोलेंगे ये लाइन पे ये लाइन परपेंडिकुलर है या फिर ये लाइन यहाँ पर परपेंडिकुलर है, एक ही बात है। ठीक है, बोल सकते हैं, दोनों चीज बोला जाता है। ठीक है, परपेंड 90 डिग्री बनने से मतलब है ए बी दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बना रहा है तो दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। तो अगर ए बी के साथ परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली बी भी ए के साथ परपेंडिकुलर में ही होगा। ठीक है, अच्छा अब देखो ये वाला, ए इज परपेंडिकुलर टू बी, बी इज परपेंडिकुलर टू सी। जैसे मैंने ड्रॉ किया है ना, मैंने ये ट्रांजिटिव को देखते हुए कर दिया। देखो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी। देखो इस ड्रॉ में दिख रहा होगा, ए जो है वो बी के साथ परपेंडिकुलर है, बी के साथ 90 डिग्री बना रखा है। बी इज परपेंडिकुलर टू सी, ये देखो बी जो है वो सी के साथ परपेंडिकुलर पे है, ये देखो 90 डिग्री बना रखा है। ठीक है, अब क्या इससे ये निकल के आता है कंक्लूजन कि ए और सी भी परपेंडिकुलर हो जाएगा? बोलो, क्या ये रिलेशन निकल सकता है? क्या यहाँ पर ऐसे मैंने ड्रॉ किया, तुम लोग कैसे भी ड्रॉ कर लो, कोई भी दो तीन लाइन ले लो, ए बी और सी। हम बोल रहे हैं ए और बी आपस में परपेंडिकुलर है, तो क्या ए और सी भी परपेंडिकुलर होगा? क्या ऐसा पॉसिबल है? देखो परपेंडिकुलर के लिए तो दो ही लाइन चाहिए। अगर ए और बी आपस में परपेंडिकुलर है, ये ए लाइन है ये बी लाइन है, तो क्या ए और सी भी परपेंडिकुलर हो सकता है? एक लाइन एट ए टाइम दो लाइन के साथ परपेंडिकुलर हो सकता है क्या? नो मैम। नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक। ठीक है, तो सिमेट्रिक यानी ये वाला है ऑप्शन। ठीक है, फोर्थ नंबर का ऑप्शन। अच्छा, फिफ्थ नंबर, फिफ्थ नंबर में देखो क्या है, इज रेसिप्रोकल ऑफ ओवर द सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स। इज रेसिप्रोकल ऑफ ओवर द सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स। ठीक है, नॉन जीरो रियल नंबर हम लोग जो सेट थ्योरी में देख रहे थे, तो रियल नंबर मतलब क्या, उसमें सारे नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, रियल नंबर में नेचुरल नंबर्स आता है, होल नंबर्स आता है, लेकिन हमें नॉन जीरो लेने बोला है, मतलब जीरो लेके हमें इसको टेस्ट नहीं करना है। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ बोला है तो रियल नंबर है, तो रियल नंबर में जैसे देखो हम ले लेते हैं सपोज ऐसे, मैंने लिखा वन इज रेसिप्रोकल ऑफ वन। क्या ये पॉसिबल है? बताओ, वन इज रेसिप्रोकल ऑफ वन, या फिर रियल नंबर पे टू ले लेते हैं, टू इज रेसिप्रोकल ऑफ टू, थ्री इज रेसिप्रोकल ऑफ थ्री। क्या ये पॉसिबल हो सकता है? ऐसा कुछ पॉसिबिलिटीज होता है क्या? रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा होता है, ऑपोजिट। ऑपोजिट यानी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर चेंज होता है। क्या टू इज रेसिप्रोकल ऑफ टू पॉसिबल है? थ्री इज रेसिप्रोकल ऑफ थ्री पॉसिबल है? वन इज रेसिप्रोकल ऑफ वन पॉसिबल है? बोलो, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है कि टू टू का रेसिप्रोकल है क्या? जैसे अभी दूसरा पॉइंट आएगा तो वो तो हम बताएंगे, तो इसलिए हम ये बताना नहीं चाह रहे, लेकिन टू मुझे इतना पता है भाई, वन बाई टू का रेसिप्रोकल टू होता है, या फिर टू बाई फाइव का रेसिप्रोकल फाइव बाई टू होता है, तो उसके हिसाब से बताना है। रेसिप्रोकल का तो मतलब ये होता है। नो मैम। नहीं होगा ना, ये कैसे होगा? तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं बन सकता इसका मतलब, क्योंकि ऑब्वियसली थ्री थ्री का रेसिप्रोकल थोड़ी ना है। थ्री का रेसिप्रोकल क्या होगा बोलो तो? थ्री का रेसिप्रोकल क्या होगा बोलो? थ्री के नीचे कुछ नहीं है मतलब क्या होता है? वो लिखना नहीं पड़ता है। वन टू में ये सीखते हैं ना हम वन लोग। बाई थ्री। हाँ, अभी तो दिखाया था थोड़ी देर पहले भी। ठीक है,
तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 3 का रिफ्लेक्सिव 1/3 होता है, रेसिप्रोकल, ठीक है, बेसिकली तो 2/2 का रेसिप्रोकल 1/2 होता है, तो ये रिफ्लेक्सिव होने से रहा, क्योंकि ए बी बी सी सी वाला रिलेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब जैसे मैंने लिख दिया 2 इज रेसिप्रोकल ऑफ हाफ, तो मुझे अगर इसे सिमेट्रिक बनाना है तो फिर क्या सेटिस्फाई करना पड़ेगा, ये देखो यहाँ पर ए बी बी सी सी होना चाहिए ना, अगर ए बी बी सी सी रिलेशन सेटिस्फाई होता है तो जाके रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन नहीं हुआ। और जो हम लोग का सिमेट्रिक है उसमें क्या होना चाहिए, अगर ए बी एग्जिस्ट कर रहा है तो बी एग्जिस्ट करना चाहिए, तो अगर 2 इज रेसिप्रोकल ऑफ हाफ, ऑपोजिटली क्या होना चाहिए, हाफ इज रेसिप्रोकल ऑफ 2। क्या ये बात सच है? यस मैम। हाँ सच है, ठीक है। कोई भी नंबर ले लो, मैंने 2 लिया, हाफ लिया, तुम लोग कुछ और ले लो। 3/2 इज रेसिप्रोकल ऑफ 2/3, ठीक है। अब ऑपोजिटली लिखो, ए बी लिखने से बी ए लिखना पड़ेगा, तो बी ए में क्या लिखोगे, बोलो बी ए में क्या लिखोगे इस नंबर से? इसमें ये ए 2/3 कॉमा 3/2, 3/2। 3/2। तो ये बन गया, ठीक है। अब ये अगर हो रहा है, हो तो रहा है, देखो वो तो देखो देख के समझना पड़ेगा, इसका तो कुछ रूल्स वैसा नहीं है, ये अपने से समझना पड़ेगा। तो हाँ होता है ऐसा, तो पॉसिबिलिटीज है, बिल्कुल है। पॉसिबिलिटीज क्या, ये होता ही है कि 3/2 इज रेसिप्रोकल ऑफ 2/3, इसमें तो कोई झूठ नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब हमें चेक करना पड़ेगा ट्रांजिटिव होगा कि नहीं। तो ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या चेक करना पड़ता है, अगर ए बी एग्जिस्ट करता है, ठीक है, और बी सी एग्जिस्ट करता है, तो ए सी एग्जिस्ट करना चाहिए। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम लोग ये ले लेते, चलो हाफ इज रेसिप्रोकल ऑफ 2। क्या ये सही लिखा है मैंने, देख लो एग्जांपल जो बनाओगे तुम लोग खुद से, क्योंकि खुद से ही बनाना पड़ेगा। तो इसमें देखो हाफ इज रेसिप्रोकल ऑफ 2, क्या ये बात सही है? सही है, ठीक है। ये हाफ का रेसिप्रोकल करेंगे तो वो 2 आएगा, क्योंकि 1/2 का उल्टा 2/1, तो 2/1 मतलब 2 होता है, ठीक है। अब तुम लोग चाहो तो कुछ और एग्जाम्पल ले सकते हो। अब अगर मैंने ए बी के जगह हाफ और 2 लिखा है, तो बी सी के जगह मुझे क्या लिखना चाहिए, एटलीस्ट बी के जगह क्या लिखना चाहिए वो तो बताओ, कंपेयर करके बी के जगह क्या लिखेंगे? 2। 2। अच्छा, 2 इज रेसिप्रोकल ऑफ क्या होता है, 2 किसका रेसिप्रोकल है, हाफ का। लेकिन हाफ तो लिख नहीं सकते, मुझे यहाँ पर सी लिखना पड़ेगा, मतलब जो ना तो ए होगा ना तो बी होगा, यानी मुझे हाफ और 2 के अलावा कुछ नंबर लिखना पड़ेगा, कुछ भी, ठीक है। तब जाके मेरा जो है एग्जाम्पल बनेगा। तो यहाँ पर कुछ भी नंबर बताओ जो तुम लोग को पसंद है, कुछ भी नंबर बताओ ए बी के अलावा, मतलब हाफ और 2 के अलावा कुछ बताना है तुम लोग को, कुछ भी बता सकते हो, बस रियल नंबर होना चाहिए। देख लेते 3। हैं, 3, तो 3 लिख लो, ठीक है। यहाँ 3 लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि हमें तो एग्जाम्पल उसी हिसाब से सेट करना है ना, तो मैंने 3 लिख लिया। अच्छा, तो इसके बाद और क्या होगा, ए कॉमा सी लिखना पड़ेगा। तो इसमें से ए कौन है और सी कौन है? हाफ कॉमा 3। हाँ, हाफ कॉमा 3। तो मुझे एक चीज बताओ, क्या हाफ इज रेसिप्रोकल ऑफ 2, ये बात सही है? हाँ ये सही है। 2 इज रेसिप्रोकल ऑफ 3, क्या ये बात सही है? नो मैम। तो ये तो सही नहीं है, वैसे ये ट्रांजिटिव होगा नहीं, फिर भी हाफ इज, ये वाला सही है, हाफ इज रेसिप्रोकल ऑफ 3, नो मैम। तो ये हो गया नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तुम लोग अपने मन से कोई भी एग्जांपल लेके समझ सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा सिमेट्रिक, तो इस रेसिप्रोकल ऑफ आंसर हो गया ऑप्शन ए, 5th नंबर का ऑप्शन ए। अच्छा, 6th नंबर में देखो क्या बोला है, एक्स कॉमा वाई, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है, ये देखो ऐसे ब्रैकेट ऐसे, इसमें एक्स कॉमा वाई दिया हुआ है, सच दैट, ये सच दैट का साइन है, ऐसे भी देते हैं, थोड़ा स्ट्रेट भी दिया जाता है, एक्स बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है। ये जो स्मॉल एक्स है ये बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स है, मतलब सेट का नाम है कैपिटल एक्स। y बिलोंग्स टू y, मतलब ये स्मॉल वाला y बिलोंग्स टू कैपिटल y, ठीक है, हम ऐसे लिखते हैं कैपिटल Y, कॉमा y इक्वल x, y इक्वल x, ठीक है, इज, ये बोला है, ये हमें दिया हुआ है इज। अच्छा, तो इसमें y इक्वल y इक्वल जो है x होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था, ये देखो दिखाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इज इक्वल टू, तो मुझे एक चीज बोलो, क्या ये इक्वल टू वाला रिलेशन नहीं है, मतलब यहाँ भले ही देने का तरीका अलग है, यहाँ पर दिया है
इज इक्वल टू ओवर द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, लेकिन रिलेशन क्या है, इज इक्वल टू, ये भी रिलेशन इज इक्वल टू है। यहाँ पर रिलेशन में क्या दिया है कि x कॉमा वाई पेयर में रिलेशन होता है, तो रिलेशन तो हमारा पेयर में ही होता है, ठीक है। x कॉमा वाई जो पेयर में रिलेशन है, जहां पर x बिलोंग्स टू पहला वाला सेट यानी कैपिटल X, y बिलोंग्स टू दूसरा वाला सेट यानी कैपिटल Y, और y इक्वल x होगा। अगर y इक्वल x होता है तो कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई होगा, तो ये तो सेम एज क्वेश्चन 2 है। ये देखो, ये सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन 2 का जो आंसर था वही यहाँ पर होगा। जैसे कि देखो, ये यहाँ पर क्या हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा इक्विवेलेंस हुआ था, यानी ऑप्शन डी इक्विवेलेंस होगा, ठीक है। अब ये कैसे पॉसिबल, अगर तुम लोग सोच रहे हो तो देखो, यहाँ पर इज इक्वल टू बोला है, तो इज इक्वल टू देके हम लोग जो भी सेटिस्फाई करवाना चाहे करवा सकते। जैसे ये देखो, ये एग्जाम्पल ही ले सकते हैं, एक्स और वाई इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला एग्जाम्पल ही अगर वहां पर लिख दोगे तो इसी से बन जाएगा, या फिर कोई और भी एग्जाम्पल चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। इज इक्वल टू रिलेशन सेटिस्फाई करने के लिए, जैसे कि ये देखो, अगर हम लोग ऐसे लिखे, हम लोग यहाँ तो बोला नहीं है कि कोई नंबर या कुछ, सिंपल बोला है, तो हम लोग नंबर से भी ट्राई कर सकते हैं, या फिर ए बी सी से भी हम लोग ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। तो नंबर से ट्राई करोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो नंबर में जैसे ले लो, ये 1 2 और 3 ले लिया, ठीक है। 1 इज इक्वल टू 1 बोल सकते हैं, 2 इज इक्वल टू 2, 3 इज इक्वल टू 3, आराम से बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग ऐसा बोल सकते हैं तो ये क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव बन जाएगा, ये 1 2 3 से बनेगा। और अगर सिमेट्रिक चेक करना है तो हमें डेटा बदलना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ये तो नहीं बोल सकते 1 इज इक्वल टू 2, तो उसमें हमें क्या जो है एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। 1.5 इज इक्वल टू, ऐसे ले सकते हैं, 1.5 है तो फिर 15, 1.5, 5, 15 और 10, 3/2, ठीक है। ये देखो, ये दोनों इक्वल हुआ, ऑपोजिटली बोल सकते 3/2 इज इक्वल टू 1.5, ठीक है। ये देखो, ये जो एग्जाम्पल है इसी से ही बन जाएगा। और ये देखो 6/4, 3/2, तो मतलब इज इक्वल टू रिलेशन दिया तो फिर इक्विवेलेंस हो जाएगा आराम से, ठीक है। इक्विवेलेंस हो जाएगा, तो उसी को अगर दोबारा लिख दोगे तो वही वाला यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर देना, ठीक है। एग्जाम्पल या खुद से कुछ एग्जाम्पल बनाना चाहो तो बना सकते हो, आंसर हम लोग का वही इक्विवेलेंस ही आएगा, ठीक है। तो सेवेंथ वाला देखो, यहाँ पर क्या बोला है, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल 2x, where x and y are positive integer, where x and y are पॉजिटिव, ये मैंने पॉजिटिव लिखा है, पॉजिटिव इंटीजर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर हम लोग थोड़ा सा समझे, यहाँ पर जो हमें इक्वेशन दिया हुआ है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2x, ठीक है। तो x माइनस 2x इक्वल टू माइनस वाई, तो माइनस एक्स इक्वल माइनस वाई, देयरफॉर x इक्वल टू वाई, मतलब वही वाला क्वेश्चन बन गया, सेम क्वेश्चन एज क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। x कॉमा वाई, ठीक है, जहां पर x इक्वल टू वाई होगा, ये देखो x इक्वल टू वाई लिखो या y इक्वल टू x लिखो, बात तो बराबर है, ठीक है। और यहाँ पर नंबर बोल रहा है कि सब पॉजिटिव इंटीजर हो गए, मतलब पॉजिटिव डेटा लेके हमें देखना है, इंटीजर लेके हमें देखना है, ठीक है। तो अगर इज इक्वल टू रिलेशन हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर भी तो इज इक्वल टू रिलेशन है, तो इसका मतलब इसका भी आंसर हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंस। अब इक्विवेलेंस ऑप्शन में ई है कि नहीं देखते हैं, हाँ ई है, ठीक है, ये हो जाएगा ई, ठीक है, इक्विवेलेंस। अब अगर तुम लोग सोच रहे हो कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि देखो, अगर इज इक्वल टू हुआ तो हमारा इक्विवेलेंस होना एक नॉर्मल बात है, तीनों चीज सेटिस्फाई हो जाएगा, इज इक्वल टू हुआ तो। ये देखो, जब हम लोगों ने पढ़ा था तो यहाँ पर देख सकते हैं, जब कंपैरिजन होता है ना, ये देखो देखो, कुछ चीजों का ध्यान हमें रखना चाहिए। देखो, जब हैज सेम हाइट एज, मोर वेट देन, देखो अगर सेम होता है, सेम, ठीक है, तो फिर रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारा ऐसा होता है इज सेम एज, ये भी रिफ्लेक्स, ये सिमेट्रिक, इज द सेम बैच एज, ये भी देखो सिमेट्रिक बनेगा अगर सेम बोल रहा है। अगर यंगर देन, मतलब देन, कंपैरिजन अगर आ जाता है तो उस केस में ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। कंपैरिजन आएगा तो उस केस में ट्रांजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो, ये कुछ पॉइंट्स हमें देख लेना चाहिए। और इज इक्वल टू वाला रिलेशन जो है, देखते हैं, इज इक्वल टू हैज सेम, नहीं, इज इक्वल टू, मुझे यहाँ पर मैंने कोई एग्जाम्पल नहीं लिया था, चलो कोई बात नहीं, नहीं लिया, लेकिन हम लोगों ने इतना सारा जो क्वेश्चन किया उसमें इज इक्वल टू
वाला रिलेशन तो आया ही है। ये देखो जैसे सेम फादर, ये देखो इज इक्वल वाला रिलेशन, सेम फादर मतलब इक्वल हो गया ना, सेम फादर, ठीक है, इक्वल वाला रिलेशन। इक्वल वाला रिलेशन होने से तीनों चीज सेटिस्फाई कर जाता है, चाहे वो किसी भी टॉपिक पे इक्वल क्यों ना हो, नंबर पे हो, सेम फादर हो, जो भी हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का इक्विवेलेंस रिलेशन। जब कंपैरिजन होता है तो ट्रांजिटिव होने का चांसेस होता है, ठीक है। अच्छा, अब 8th नंबर, 8 नंबर में देखो, इज द स्क्वायर ऑफ ओवर एन सेट ऑफ रियल नंबर। इज द स्क्वायर ऑफ ओवर एन सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर बोला। तो रियल नंबर के अंदर तो सभी आ जाता है, होल, नेचुरल, रैशनल, सब आ जाता है, ठीक है। तो इज द स्क्वायर ऑफ सेट ऑफ जो है रियल नंबर, ठीक है। अच्छा, अब देखो जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं, अगर मुझे रिफ्लेक्सिव चेक करना है तो मुझे क्या चेक करना पड़ेगा, अगर ए पॉसिबल है, बी पॉसिबल है, तो सी भी होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक के लिए ए बी है तो बी ए होना चाहिए। ट्रांजिटिव के लिए ए बी है और बी सी है तो फिर ए सी होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। चलो किसी भी नंबर से देखते हैं। जैसे अगर हम ये लिखते हैं 1 इज स्क्वायर ऑफ 1, क्या ये सही है बताओ पहले। 1 इज स्क्वायर, क्योंकि 1 रियल नंबर है, ले ही सकते हैं। 1 इज स्क्वायर ऑफ 1, क्या ये पॉसिबल है? यस मैम। अच्छा, अगर 2 इज स्क्वायर ऑफ 2 लिखते हैं, क्या ये पॉसिबल है? पहला आंसर ठीक है, ये मत सोचो कि ये गलत हो गया, पहला आंसर ठीक हुआ है। 2 इज स्क्वायर ऑफ 2 ठीक है, होता है। यस मैम। 2 इज स्क्वायर ऑफ 2 होता है? मैम नहीं होता है। 2 इज स्क्वायर ऑफ 2 थोड़ी ना होता है। अच्छा, 3 इज स्क्वायर ऑफ 3 होता है? नो मैम। नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ ये पॉसिबल है, ठीक है। तो इसे हम लोग इसमें एक्सेप्शन मानेंगे, ठीक है। इसे हम लोग क्या मानेंगे कि ये एक्सेप्शन है। 1 स्क्वायर ऑफ 1 ये सेटिस्फाई हो रहा है, बट ये एक्सेप्शन है, और एक्सेप्शन से कभी भी कुछ प्रूव नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये एक स्पेशल मैटर हो गया। तो अगर 1 को अगर हम लोग एक बार रखे साइड में, बाकी कोई भी ऐसा नंबर है जो खुद ही खुद का स्क्वायर होगा, बोलो कोई भी ऐसा रियल नंबर है पूरे दुनिया में जो खुद ही खुद का स्क्वायर होगा? नो मैम। तो फिर रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला देखते हैं, सेटिस्फाई करवाने का कोशिश करते हैं। तो बोलो ऐसा कोई नंबर बोलो, जैसे ए स्क्वायर ऑफ बी, मतलब मुझे ए ऐसा कोई वैल्यू बोलो जो नंबर जो है ए स्क्वायर ऑफ बी को सेटिस्फाई करेगा। तुम लोग बोलो मुझे एग्जाम्पल। ए इज स्क्वायर ऑफ बी, ठीक है, ये तो हो गया ए बी से। तो तुम लोग ऐसा कोई नंबर बोलो कि दिस नंबर इज स्क्वायर ऑफ दिस, तो बोलो कोई भी नंबर बोलो। 4 4 इज स्क्वायर ऑफ कितना लिखे, बोलो 4 इज स्क्वायर ऑफ 2। 2, ठीक है, सही है। 4 इज स्क्वायर ऑफ 2, तो हमें ऑपोजिटली लिखना पड़ेगा 2,4। क्या ये पॉसिबल है? 4 इज स्क्वायर ऑफ 2, ये तो ठीक है, लेकिन क्या ये रिवर्सली बोल सकते हैं 2 इज स्क्वायर ऑफ 4? ये बोल सकते हैं? नो मैम। तो फिर ये सिमेट्रिक भी नहीं है, ठीक है, ये फिर सिमेट्रिक भी होना पॉसिबल नहीं, ठीक है। अच्छा, अब ए कॉमा बी में फिर से ऐसा कोई नंबर बोलो कि ए स्क्वायर ऑफ बी ये रिलेशन सेटिस्फाई करे, बोलो कोई भी नंबर बोलो। 9 4 9 कॉमा बोलो, ठीक है, 3। अच्छा, अब मुझे लिखना है, ए भी लिख दिया, बी सी लिखना है, तो बी में क्या लिखेंगे? 3। अच्छा, 3 इज स्क्वायर ऑफ कितना होगा ये बताओ। चलो हम बता देते हैं, 3 स्क्वायर ऑफ √3 होगा कि नहीं होगा, बोलो होता है कि नहीं होता है? यस मैम। होता है। √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 होगा। अब इससे क्या कंक्लूजन लाना पड़ेगा, ए कॉमा सी, इसमें से ए कौन है और सी कौन है, बोलो। 9 √3।
9 और √3। अच्छा अब रीड करो, 9 इज स्क्वायर ऑफ √3, क्या ये पॉसिबल है किसी भी हालत में? नो मैम। नहीं, तो फिर इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं। तो ऐसे करके तुम लोग अपना मन से एग्जाम्पल बना सकते हो, ऐसा नहीं कि यही वाला एग्जाम्पल कुछ याद करना है, याद वेद कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं हुआ। और ये एक्सेप्शन ये सही है, 1 इज स्क्वायर ऑफ 1, बट एक्सेप्शन से कुछ प्रूव नहीं किया जा सकता है। तो 8 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस। ठीक है, 8 नंबर का आंसर हम लोग का हो जाएगा नन ऑफ दिस। ये लिख दिया मैंने, टी, नन ऑफ दिस। 9th नंबर हम लोगों ने कर लिया था, है ना? 32 एलिमेंट, हाँ कर लिया था। 10 भी कर लिया था। 11th नंबर में आता है, ठीक है। 11th नंबर देखो, इसमें बोला है एकदम बेसिक वाला जो हम लोगों ने सेट थ्योरी स्टार्ट किया था तब पढ़ा था, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट। एक सेट है जिसमें 3 एलिमेंट है, 6, 8 और 11। इससे हम लोग कितने सारे सबसेट बना सकते हैं? याद है तो बताओ, नहीं है तो कॉपी देखो, देख के बताओ। 8। अभी हाँ 8। क्या फॉर्मूला था याद है? 2 टू द पावर n। n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट 3, यानी कि 8 हो जाएगा। अच्छा कहाँ किया था? चलो वो भी तुम लोग के अपने कॉपी में मिला कि नहीं? हम मेरे कॉपी में, यानी मेरे पास यहाँ बोर्ड में लिखा हुआ है, इस पे हम लोगों ने, ये रहा, मिल गया। ये देखो, ये क्या हो गया हैंग करके। ठीक है, देखो यहाँ दिया था फाइंड द सबसेट, ठीक है। ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारे सबसेट बन रहे, टोटल 7 सबसेट बना था, प्रॉपर सबसेट, और एक सिर्फ सबसेट बना था, मतलब जो इक्वल सेट था। टोटल 8 सबसेट हुआ था। तो यहाँ पर इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इज n, देन द नंबर ऑफ टोटल सबसेट 2 टू द पावर n, और प्रॉपर सबसेट पूछेगा तो 2 टू द पावर n-1, क्योंकि एक उसमें जो है इम्प्रॉपर सबसेट निकल के आएगा, यानी कि इक्वल सेट की तरह, तो वो हमें एलिमिनेट कर देना चाहिए। ठीक है, तो ये बन गया, इधर उधर हो जा रहा है। ठीक है चलो, तो ये मैंने तुम लोग को दिखा दिया एक बार, ठीक है, कि कहाँ से बोलना था। तो ये हो गया 2 टू दी पावर 3। चलो ऑप्शन देखते हैं क्या होगा 11th का। सी। अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है द सेट भी सेट का, ये भी सेट का डिटेल्स ये दिया है। भी सेट में एक्स एक एलिमेंट है सच दैट x+2 0 होना चाहिए। आर सेट है जिसमें एक एलिमेंट x है सच दैट x=x² प्लस 2x प्लस 0 ऐसे होना चाहिए, ठीक है। और एस का ये दिया हुआ है आर इक्वल टू वन अनदर। अच्छा अब बोल रहा है एंड एस इक्वल, ये दिया हुआ है आर इक्वल टू वन अनदर इफ एक्स इज इक्वल टू। बोल रहा है कि ये जो सेट है, पहले देखो क्या दिया है, वी सेट का एक डिटेल्स दिया है, ठीक है। वी सेट के डिटेल्स में क्या लिखा हुआ है देखते हैं। वी सेट में दिया हुआ है एक्स सच दैट, एक्स सच दैट x+2 इक्वल 0। फिर इसके बाद आर सच दैट एक्स सच दैट एक्स का स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू 0, ठीक है। एस सच दैट एक्स सच दैट, ऐसे भी सच दैट दिया जाता है, एक्स का स्क्वायर प्लस x-2। ठीक है, ये सेट का डिस्क्रिप्शन है कि भाई सेट ऐसे बने हुए हैं, ठीक है। आर इक्वल टू वन अनदर, अब बोल रहा है ये जो 3 सेट है ये एक दूसरे के साथ इक्वल हो जाएंगे इफ एक्स इज इक्वल टू, ये तीनों अपने आप में इक्वल हो जाए एक्स के कौन से वैल्यू के लिए, ये हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है, ठीक है। कि एक्स का ऐसा क्या वैल्यू हो कि ये तीनों सेट इक्वल हो। तो क्या करना चाहिए हमें? देखो हमें जो इक्वेशंस दिए हुए, जैसे भी सेट में x+2 इक्वल 0 दिया हुआ, इससे हम लोग बोल सकते हैं x इक्वल टू -2। एक्स का स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू अगर 0 है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? x इक्वल टू 0 और x+2 इक्वल 0, x इक्वल, हाँ
-2। अच्छा इधर वाला बोलो, ये कितना होगा? इसको सॉल्व करो। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन आता है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन आता है, करके देखो कितना आता है। बोलो इसका कितना आंसर होगा? पहले तुम लोग करो फिर हम करके दिखाते हैं। मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन तो आना चाहिए। एक्स का 2 वैल्यू आएगा, बोलो क्या क्या आएगा? x+2 और x-1। एक्स का वैल्यू वो तो कंप्लीट नहीं हुआ ना, आधा है। x+2 x-1 इक्वल 0 आया है, लेकिन x का वैल्यू कितना आएगा वो तो कैलकुलेट करना पड़ेगा आगे और भी। x-1 and 1 x का वैल्यू 1 हो -2 जाएगा। और 1। हाँ -2 और 1। ये देखो x का स्क्वायर यहाँ पर हो गया 2 - 1 ले लेंगे, ठीक है, तो ये x सेटिस्फाई हो जाएगा। +2x - x -2 = 0। इसको बोलते हैं फैक्टर्स। ये x का आंसर नहीं होता है, इसको बोलते हैं फैक्टर्स कि x+2 × x-1। अब हमें निकालना है कि x का वैल्यू, तो हम लोग बोलेंगे x+2 = 0 एक बार, x-1 = 0 एक बार। और ये कैसे बोल सकते हैं? जैसे a × b अगर 0 है तो a = b/0 यानी a = 0। वैसे ही एक बार x+2 रहेगा, उधर 0/x-1 होगा, एक बार x-1 इधर रहेगा, 0/x+2 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कंक्लूजन निकल के आएगा, यहाँ से कंक्लूजन निकल के आएगा x-2 और यहाँ से कंक्लूजन निकल के आएगा x+1। ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर हमारा x का कॉमन वैल्यू कौन सा है बताओ तो? x का कॉमन वैल्यू कौन सा है तीन इक्वेशन सॉल्व करके? -2। -2। तो -2। हाँ, तो इससे क्या पता चलता है? अगर x का वैल्यू -2 सभी इक्वेशन में आ रहा है, मतलब -2 से ये सभी इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। बात समझ में आया? -2 से ये सभी इक्वेशन सेटिस्फाई होगा, मतलब सेटिस्फाई होने का मतलब अगर ये -2 इस इक्वेशन में पुट करते हो तो 0 आना चाहिए। देखो 0 आता है कि नहीं? ये -2 का वैल्यू x में पुट करोगे ना, x में -2, तो क्या 0 आ रहा है? यस। तो फिर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सेकेंड, क्या x का वो वैल्यू जो कॉमन है वो इस इक्वेशन में पुट करने से 0 आ रहा है? चेक करके देखो। यस। -2 का स्क्वायर 4 और 2 × -2 -4, तो ये 0 आ रहा है। तो इसका मतलब ये इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। अब इसमें पुट करके देखो क्या 0 आ रहा है? -2 का स्क्वायर यानी 4, फिर -2, फिर -2, तो 4 - 4 यानी कि 0 आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब -2 एक ऐसा वैल्यू है जो इस तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अगर तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा यानी -2 x का वो वैल्यू है जिसके वजह से v r और s बराबर हो जाएगा। ठीक है, v का वैल्यू भी 0, r का वैल्यू भी 0, s का वैल्यू भी 0 तभी आ सकता है अगर x का वैल्यू -2 है। तो हमें वही पूछा था कि x के कौन से वैल्यू के लिए, तो आंसर ऑप्शन ए -2 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या है, तुम लोग को क्वेश्चन समझना पड़ेगा कि पूछ क्या रहा है, तभी तो आंसर दे पाएंगे हम लोग। 13 नंबर देखो। इफ द यूनिवर्सल सेट E, यूनिवर्सल सेट का नाम दिया है E, जिसमें लिखा हुआ है x सच दैट
x इज अ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 25। x एक पॉजिटिव इंटीजर है जो लेस देन 25 है और a इतना है b इतना है, तो इसमें से कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट में क्या क्या आएगा ये तुम लोगों से पूछ लेते हैं। तो यूनिवर्सल सेट ई है, ई में बोल रहा है, ई में जो नंबर्स आएंगे वो पॉजिटिव इंटीजर होगा लेकिन लेस देन 25 होगा, तो क्या क्या लिखेंगे और कहाँ से स्टार्ट करेंगे। इंटीजर क्या क्या था। 2, 6, 4, स्टार्टिंग से बताओ। 2, 4, 6, 8, 10, 20, 14, क्यों ऐसे बीच में गैप क्यों। इंटीजर का मतलब क्या होता है, इंटीजर का मतलब जिसमें पॉइंट नहीं है वो नंबर, तो कौन कौन सा होगा, गैप क्यों हो रहा है, गैप तो नहीं होना चाहिए। तो हम बता दे 1 से स्टार्ट होगा और खत्म कहाँ पर होगा। ये 1 2 3 4 24, रीड करो। 1 2 3 4 से कहाँ तक होगा बोलो। 24, 1 से लेके लगातार 1 से लेके 24 मतलब कितना लिखेंगे। ये लिखना है, गैप तो नहीं होगा, गैप क्यों होगा। इंटीजर का मतलब तो सिंपल वो सारे नंबर्स जिसमें कोई पॉइंट नहीं है तो हम लोग लगातार बोलते जाएंगे। क्योंकि लेस देन 25 बोल रहा है तो मैंने वहां तक दिखा दिया। तो देखो एक बार, हम लोगों ने जब ये सीखा था, ये देखो शायद नंबर्स का रूल्स मैंने बताया था, तो वहां पर इंटीजर को मैंने कैसे डिफाइन किया था। ये देखो, रियल नंबर का मतलब क्या था, रैशनल। इंटीजर का मतलब क्या था, इंटीजर नंबर का मतलब ये रहा 0 1 2 3 4 5 6, इधर पॉजिटिव इधर जाने से नेगेटिव, सिंपल ये वाला। इंटीजर में तो कभी कोई गैप तो नहीं होना चाहिए, गैप क्यों होगा। ठीक है, देखो तो ये हो गया हम लोग का ई का वैल्यू। अब क्वेश्चन में पूछा है और भी कुछ इंफॉर्मेशन दिया है। ए का वैल्यू है 2 6 8 14 22 और बी का वैल्यू है 4 8 10 14। अच्छा, अब पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई होगा, लेकिन ये करने के पहले हम तुम लोग को एक चीज पूछेंगे। इसमें से एक ऑप्शन देख के पता चल रहा है कि वो आंसर हो नहीं सकता है, बता सकते हो कौन सा। एक आंसर देख के पता चल रहा है वो होना पॉसिबल नहीं है। चलो थोड़ा option हिंट। C, ऑप्शन सी नहीं, वो तो मुझे भी नहीं पता होगा कि नहीं, मतलब वो क्या देख के पता चला कि ऑप्शन सी नहीं होगा, मतलब ऐसा क्यों लगा कि ऑप्शन सी नहीं होगा, मतलब उसका रीजन तो होना चाहिए। मैंने तुम लोग को एक लॉ पढ़ाया था, ठीक है, किसी के नाम का, ठीक है, चलो हिंट्स दिया, तो कम से कम उनका 2 लॉ था, उसको मैंने प्रूफ भी अलग से करके दिखाया था। तो तुम लोग मुझे अब De बता दो। Morgan's law. हाँ, तो मुझे अब ये बता दो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है कि देख के ही पता चल रहा है कि ये आंसर पे चेक करना बेकार है, ये आंसर नहीं हो सकता। वो तो देखो डी मॉर्गन्स लॉ याद है तो ही बोल पाओगे, नहीं है तो कॉपी देख के बोल पाओगे, और अगर कॉपी में भी नहीं लिखा है तो नहीं बोल पाओगे। मेरे पास 3 ऑप्शन है।
नहीं बोलने का। इसमें से कौन सा डी B. मॉर्गन्स, हाँ बी, बी जो है वो डी मॉर्गन्स लॉ को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यहाँ पर क्या गलत है बोल सकते हो? थोड़ा और पूछ लेते हैं, क्या गलत है बोलो। At the intersection होगा। A ये intersection B. ये यूनियन होगा, यूनियन, ठीक है। अगर अंदर यहाँ इंटरसेक्शन है तो बाहर यूनियन होना चाहिए, तो इसका मतलब अगर ये नहीं बना हुआ है तो ये वाला होगा नहीं, ठीक है। बाकी ये वाला देखो डी मॉर्गन्स लॉ का सही लिखा हुआ, ठीक है, इंटरसेक्शन है तो या तो ये होगा आंसर या तो ये होगा। अगर ये दोनों में से कुछ ना हुआ तो फिर नन ऑफ दिस हो, वो बात तो अलग है, लेकिन ऑप्शन बी तो होगा नहीं, तो बी पे हम लोग चेक नहीं करेंगे, हम लोग ए पे चेक करेंगे। ए पे हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट। तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, बोलो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो। इसमें इतना टाइम टी। एक ही होगा, 8. बस एक ही होगा। 14. तब ऐसे एग्जाम में थोड़ी ना कोई बोल के देगा कि एक होगा कि नहीं होगा, तब तो गलत लिख के आ जाओगे। ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट बोलो कितना होगा। होल कंप्लीमेंट का मतलब याद है, कंप्लीमेंट का मतलब यूनिवर्स में है बट इस सेट के पास नहीं है, तो बोलो क्या है। 1 3. मतलब 8 और 14 के अलावा बाकी सब, 1 3 की 1 2 भी तो होगा। ए इंटरसेक्शन बी के पास 8 14 है, बाकी कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी नहीं है वही कंप्लीमेंट होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसके पास है, नहीं लिखेंगे। 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ये सब तो आसान है। देखो अगर आसान चीज में तुम लोग एफर्ट नहीं दोगे तो फिर मैथ में प्रॉब्लम हो जाएगा, ये इतना हम बोल सकते हैं। फिर लगेगा कि बहुत टफ मैथ क्वेश्चन आया था। अब जो भी आसान चीजें जो अपने कैपेबिलिटी के अंदर होता है नॉर्मली कॉमर्स स्टूडेंट का, अगर वो भी नहीं करोगे तो फिर अगर थोड़ा टफ क्वेश्चन आया फिर मुश्किल में गिरोगे, ठीक है। अब ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट कितना होगा ये बताओ। अभी कॉम्प्लीमेंट का मतलब समझाया, ए कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या आएगा, क्या बता सकते हो या फिर हम खुद लिख लें। 1 3 हम्म 4 5 7 हम्म 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 23. 22 20, 22 नहीं होगा, 23 24, मतलब 2 6 8 14 22 के अलावा बाकी सब, ठीक है। तो 1 3 4 5 7 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 23 24, ठीक है। ये हो गया ए। अभी ए ही लिखा है, बी का जगह भी और चाहिए, तो बोलो बी कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या आ जाएगा। 1 2 3 5 7 हम्म 6 9 भी तो आएगा, 11 शायद 12. 6 भी आएगा, 5 के बाद 6 भी तो आएगा। 6 7 9 11 12 13 15, इसके बाद 6 लगातार 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ठीक है। अब दोनों का यूनियन करने से कितना आएगा। यूनियन करने का मतलब दोनों को मिला के लिखना, तो 1 है दोनों के पास कॉमन एलिमेंट, एक ही बार लिखेंगे। 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, 7
और क्या लिखे 8 नहीं है कहीं पर भी, ठीक है, क्योंकि यहाँ दोनों जगह पे 8 था तो 8 नहीं आया, 9 आया, 10 आया, 11 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 14 भी नहीं आएगा, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ये आ जाएगा, ठीक है। कॉमन एलिमेंट एक एक बार लिख लिया। ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन। अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो वैल्यूज है और ये वैल्यूज क्या बराबर है? क्योंकि वही था ऑप्शन ए कि दिस वन इज इक्वल टू दिस वन, अगर है तो ऑप्शन ए ही आंसर हो जाएगा फिर। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, उसके बाद 9 10 11 12 13, 9 10 11 12 13, 15 16 17 18 19 20, 15 16 17 18 19 20, 21 22 23 24, 21 22 23 24, ये तो देखना पड़ेगा, देखने से ही समझ में आ जाएगा। तो बताओ सेम है कि नहीं है? Yes. सेम है, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट, तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा। अब तुम लोग बोल सकते हो कि मैम बी तो ना बोल दिया बट सी पे तो चेक नहीं करवाया। नहीं करवाया चेक, एक ही तो आंसर होगा, दो आंसर तो हो नहीं सकता है, ठीक है। फिर भी अगर तुम लोग चाहो तो घर पे चेक कर लेना, लेकिन देखो कॉमन सेंस है, मेरा बी ऑप्शन हट गया, ठीक है। वो मैंने देख के समझ लिया कि भाई बी ऑप्शन तो नहीं होगा, बचा मेरे पास ए और सी। वैसे भी एक ही आंसर होता है, दो तो होता नहीं। हाँ होता, हमें चेक करना पड़ता, कब करना पड़ता? बाई चांस मान लो यहाँ पर नन ऑफ दिस की जगह लिखा हुआ है ए एंड सी, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है ए एंड सी, तब मुझे सी पे भी चेक करना मैंडेटरी था। लेकिन एग्जाम में तो मुझे स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा ना, हम थोड़ी ना एक ही क्वेश्चन के लिए इतना टाइम देके चेक करेंगे। एक बार एक चेक कर लिया, हो गया, ठीक है। अगर वो मेरा आंसर आ रहा है, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, तो फिर मुझे बार बार ये वो चेक करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। अच्छा चलो 14th नंबर, 14th नंबर में देखो क्या बोला है, इफ सेट पी हैज 3 एलिमेंट क्यू 4 एंड आर 2, तो इसको कैसे लिखते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट को एन ऑफ पी लिखते हैं, ठीक है। एन ऑफ पी 3 एलिमेंट्स, एन ऑफ क्यू, एन ऑफ क्यू जो है 4 एलिमेंट्स, एन ऑफ आर, एन ऑफ आर जो है यहाँ पर देखो 2 एलिमेंट्स, ठीक है। अब हमें पूछ रहा है P इंटू क्यू इंटू आर, दिखाते हैं क्या बोला है। P इंटू क्यू इंटू आर कंटेन्स कितने एलिमेंट? सेट P इंटू क्यू इंटू आर, मतलब एन ऑफ P इंटू क्यू इंटू आर, इसमें कितने सारे एलिमेंट्स कंटेन होंगे ये हमें पूछा गया। तो देखो एक्चुअली इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये मैंने नहीं बताया है पहले, तो हम अभी बता देते हैं। अगर हमारे ऐसे 3 सेट है, क्योंकि 3 सेट का नॉर्मली कैलकुलेशन नहीं होता, यहाँ दिया है तो हम बता देते हैं, इसे हम लोग ऐसे करके लिख सकते हैं। आप तो बता सकते हो कि कितना आंसर होगा ये ब्रैकेट के 24. बाहर। हाँ 24, ये ब्रैकेट के बाहर ऐसे हो जाएगा। अब तो बता ही सकते हैं हम लोग, इसका आंसर हमारा 24 आ जाएगा, ठीक है, ये बन गया। अच्छा तो आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, 24 एलिमेंट्स होगा। 15, 15 नंबर में बोला है ए का वैल्यू दिया हुआ है 2 3, बी का 4 5, सी 5 6, फिर पूछ रहा है देन ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ये कितना होगा पूछ रहा है। ये तो देखो हम लोग कर चुके हैं ऐसा, काफी सारा क्वेश्चन सिंपल है। पहले ए लिख लेते हैं 2,3, ठीक है, इन टू मतलब क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, तो बताओ पहले बी इंटरसेक्शन सी कितना होगा, पहले यहाँ निकाल लेते हैं बी इंटरसेक्शन सी कितना होगा। 5, बी इंटरसेक्शन सी 5 होगा, सही है। तो फिर 2,3 क्रॉस 5 ये करना पड़ेगा, तो मुझे बताओ कि कितना आंसर आएगा। हम एक बार इसको सही कर लेते हैं, ये सेकंड ब्रैकेट डालना चाहिए मुझे, ये 5, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। तो अब क्रॉस कैसे होता है ये लास्ट क्लास में सीखा था, तो देखो याद होना चाहिए मुझे, बताओ कि कितना लिखे। 2 5, 3 5।
ऐसे ही सीखा था हम लोगों ने, ठीक है, प्रोडक्ट का 3 5। तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 15 का आंसर हो गया ऑप्शन ए, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। 16 हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। न्यूज़पेपर ये जो हम लोगों ने सीखा था वो क्या बोलते हैं उसे, वेन डायग्राम, उसी पे कर चुके हैं हम लोग। ये 17th वाला करेंगे। 17th में बोला है ए का वैल्यू 1 2 3 5 7, बी है 1 3 6 10 15, कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस बी। हमें निकालना है कार्डिनल नंबर, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, ठीक है। मतलब कौन सा सेट में, ए माइनस बी में कितना एलिमेंट्स होगा। तो पहले तो ए माइनस बी बताओ कितना होगा। ए माइनस बी हम लोगों ने काफी पहले सीखा हुआ है, ठीक है, काफी पहले, मतलब सेट थ्योरी जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था। ए माइनस बी का मतलब कॉपी में देख के मुझे बताओ ए माइनस बी कितना होगा, अगर भूल गए हो। अगर याद है तो बहुत अच्छा बात है, बताओ। 5 7। एलिमेंट्स ओनली इन ए, ठीक है। ये देखो सिंपल, मैंने एक ट्रिक बताया था, कुछ ना हो तो कम से कम ये कर सकते हैं, 1 1 कैंसिल आउट, ठीक है। पहले ए से ही, ए के साथ बी को मैच करना पड़ेगा। तो ए में 1 है, बी में भी 1 है। ए में 2 है बट बी में 2 नहीं है, तो फिर 2 भी तो आएगा, 2 भी आएगा। अच्छा, 3 कैंसिल हो रहा है तो 3 नहीं आ सकता है। 5 7, ये 2 5 7 ये बचेगा, ठीक है। 2 5 7 ये होगा, 3 एलिमेंट। 2 5 7 यहाँ पर हम लिख लेते हैं, 2 5 और 7, ये हम लोग का ए माइनस बी हो गया। अब बता दो एन ऑफ ए माइनस बी कितना होगा। 3. 3 हो गया, 3 एलिमेंट। 17 का आंसर हो गया हम लोग का ए, ऑप्शन। 17 का आंसर हम लोग का ऑप्शन ए हो जाएगा। 3 एलिमेंट्स है, 2 5 और 7। अच्छा, 18 वाला अभी रखना पड़ेगा, बाद में करेंगे क्योंकि ये फंक्शन से रिलेटेड है। तो अभी तो हम लोग फंक्शन नहीं सीखे, रिलेशन सीखे, क्योंकि बीच बीच में ना ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन डाला होगा, तो हम उसको स्किप करें तो वो हम करवा देंगे, ठीक है। 19 वाला हम लोग कर चुके हैं, हम लोग 20 वाला करेंगे, ठीक है। और 21 22 23 ये भी हो चुका था हम लोग का। तो अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है लेट a इक्वल टू a कॉमा b सेट ऑफ सबसेट ऑफ a इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ a डिनोटेड बाय p ऑफ a। नाउ n ऑफ p ऑफ a इज, ठीक है, बताते हैं। देखो यहाँ पर बोला है a एक सेट है जिसमें 2 एलिमेंट है, a कॉमा सेट ऑफ सबसेट ऑफ a। बोल रहा है कि a का जो सबसेट होगा, उसका जो सेट होगा उसको हम लोग पावर सेट बोलते हैं, जिसको हम लोग डिनोट कर रहे हैं a से p ऑफ a, मतलब पावर सेट ऑफ ए, ठीक है, पावर सेट ऑफ ए। अब पावर सेट ऑफ ए अगर तुम लोग को याद नहीं है तो मुझे एक बार एकदम स्टार्टिंग वाले क्लास में जाना पड़ेगा, जहां पर मैंने तुम लोग को पावर सेट समझाया था। अब देखते हैं कि कहाँ बताया था, तो वो मुझे ढूंढना पड़ेगा। ये इसके बाद बता रखा है शायद, मुझे जितना लग रहा है। इक्विवेलेंट यूनिवर्सल पावर सेट, ये रहा। The collection of all possible subset of a set denoted by P of A। तो एक सेट का जितना सारा पॉसिबल सबसेट हो सकता है उसी को उसका पावर सेट बोला जाता है। अब ये क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक सेट है ए, सेट ऑफ सबसेट ऑफ ए, ए के जितने सारे सबसेट है उसको पावर सेट बोलते हैं, उसको हम लोग पी ऑफ ए से डिनोट करते हैं। तो अब बोल रहा है, ये हमें बता दिया कि व्हाट इज पावर सेट, जो मैंने तुम लोग को समझाया था। अब बोल रहा है नाउ एन ऑफ पी ऑफ ए। तो P ऑफ ए इस पावर सेट, पावर सेट में कितने सारे एलिमेंट है, n फॉर एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट, n ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। तो हमें बोल रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए कितना होगा। तो उसके लिए तो सबसे पहले तुम लोग को ये पता करना पड़ेगा कि पावर सेट कैसे बनता है। तो एक सेट के जितने सारे सबसेट होंगे वही उसका पावर सेट होगा। तो मुझे बताओ इसका क्या क्या पावर सेट होगा।
ए बी का क्या क्या, ए और बी दो एलिमेंट है, पावर सेट यानी सबसेट, तो ए बी से क्या क्या सबसेट बनेगा? नहीं पढ़ रहे हो तुम लोग आगे वाला चीज, तो क्या करे बोलो। ए होगा, बी होगा, ए बी होगा, और एक फाई होगा, ठीक है, एक नल सेट होगा, तो कितना सारा हुआ? एन ऑफ पी ऑफ ए क्या होगा बोलो? 4. 4. तो ठीक है, वो हो जाएगा। और इसका मैंने शॉर्टकट भी बताया था, 2 to the power n। अभी जो पेज मैंने ओपन किया था ना, वहीं पर वो लिखा हुआ है, ये देखते हैं, दिखा देते हैं तुम लोग, दिखा देने से अच्छा होता, किधर चला गया भाई, ये रहा, ठीक है, ये देखो यहाँ पर मैंने सिखाया हुआ है, 2 to the power n, n फॉर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट, क्योंकि वो सबसेट वाला कंसेप्ट ही तो है ना, सबसेट वाला कंसेप्ट ही तो है, बस नाम अलग है। तो 2 to the power n, तो यहाँ पर कितने सारे एलिमेंट है, n फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट, तो कितने सारे एलिमेंट है? 2. तो 2 to the power 2 करोगे तो 4 ही आएगा, अगर ये याद रहता तो इतना हमें करने का जरूरत ही ना पड़ता, ठीक है। चलो 20 हो गया, 21 कर चुके हैं हम लोग, 22 कर चुके हैं, 23 भी कर चुके हैं, 24 25 अगेन वो हम लोग का फंक्शन से रिलेटेड पॉइंट है, ठीक है। तो फंक्शन जब करेंगे तब हम लोग वो देखेंगे। तो यहाँ पर कुछ फंक्शंस का क्वेश्चंस था जो मैंने स्किप करवा दिया, ठीक है, जिसमें तुम लोग भी याद रखना, बाई चांस मेरे से गलती हो जाए। क्वेश्चन नंबर 18, 24 और 25 जरूर हो तो कॉपी में एक बार नोट डाउन कर लो, जब फंक्शन करेंगे तो मुझे याद दिलाना कि ये बाकी था। बाकी हम लोगों ने यहाँ से सारा चीज जो है वो कर लिया है, ठीक है। अब जो है कुछ स्पेशल पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है, स्पेशल पॉइंट इन द सेंस कि ये कभी कभी एग्जाम में हमें पूछ लेता है, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन हम खुद ही बता रहे थे, इस पे क्वेश्चन क्या क्या है। अच्छा, थोड़ा सा रुको, देखते हैं क्या पॉइंट मुझे करवाना। हम्म 2 to the power n इक्वल टू 2 to the power n, फिर ऐसे कॉमा देके लिखो, n इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन का प्रोडक्ट सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट इन द प्रोडक्ट सेट, तो इसके ऊपर थोड़ा हेडिंग करना पड़ेगा, इसके ऊपर लिखना है नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन टू सेट्स, ओके। यहाँ पर लिखेंगे फॉर्मूला जो है वो है कुछ ऐसा, फॉर्मूला इक्वल टू 2 to the power n, ठीक है, ऐसे लिखना है, जहां पर n इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द प्रोडक्ट सेट, ठीक है। अच्छा, अब देखो, नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन टू सेट, ठीक है। तो यहाँ पर लिखो रिलेशन इज सबसेट ऑफ प्रोडक्ट सेट। अभी कुछ नहीं समझ में आया होगा, अभी समझाते हैं, समझो। अब मैंने मान लो यहाँ पर एक एग्जांपल लिया इस चीज को समझाने के लिए, ए का वैल्यू मैंने लिखा है 237, बी का वैल्यू मैंने लिखा है 4,6, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग ए क्रॉस बी निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। रिलेशन सेट में क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ता है, 2 4
2 6 3 4 3 6 7 4 7 6, ठीक है, ये हो गया। ये मैंने A क्रॉस B कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब बोलो यहां पर कितने सारे रिलेशन बन सकते हैं? बोलो कितने सारे रिलेशन बन सकते हैं? मतलब देखो इस चीज को कैसे समझना है, कितने सारे रिलेशन बन सकते हैं इन द सेंस, ये देखो बताते हैं। ये जो है क्या हम लोग इसको बोल सकते हैं नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, क्या ये हम लोग बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। अगर याद है लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि रिलेशन सेट जो है वो सबसेट होता है प्रोडक्ट सेट का, ठीक है। क्यों? क्योंकि रिलेशन कैसे निकलेगा, जैसे मान लो मैंने बोल दिया रिलेशन ए ग्रेटर देन बी बताओ, ठीक है, तो यहाँ ए ग्रेटर देन बी में कौन सा वाला आएगा, कौन सा एलिमेंट आएगा, ये सब एक एक एलिमेंट है ना इस सेट के अंदर। ये 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है। मुझे बोलो ए ग्रेटर देन बी, अगर ये रिलेशन सेट मुझे बनाना है तो इसमें कौन सा एलिमेंट आएगा? 7 6 7 4 और 7 6 ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो ये देखो ये R1 का वैल्यू क्या बन गया, R1 का वैल्यू बन गया 7,4 7,6। इस तरीके से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जो रिलेशन बनाएंगे और उससे जो रिलेशन सेट बनेगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि ए क्रॉस बी का जो सबसेट बन सकता है, जो भी एलिमेंट्स है वो यही सारे हैं, इतने सारे बन सकते हैं, ठीक है। इतने सारे सबसेट जो है ये बन सकते हैं, ठीक है। इतने सारे सबसेट जो है ये बन सकते हैं। अच्छा, अब नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस कितने सारे बन सकते हैं? अब मुझे एक चीज बताओ कि रिलेशंस जो है वो कितने सारे बन सकते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशन कितने सारे बन सकते हैं? क्योंकि देखो रिलेशन मतलब क्या हो जाएगा, जैसे मैंने एक R1 रिलेशन बनाया, ठीक है। अब हम क्या बना सकते हैं, क्या हम ऐसे बना सकते हैं A इक्वल B? नहीं बना सकते, क्योंकि मेरे पास वैसा एलिमेंट नहीं है। हम A ग्रेटर देन B बना सकते हैं या फिर A लेस देन B बना सकते हैं। A लेस देन B बनाएंगे तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, 2,4, ठीक है, 2,6, ठीक है, और क्या आ जाएगा 3,4, और क्या आ जाएगा 3,6, ठीक है, ये आ जाएगा। ये हम लोग का R2 हो जाएगा, ठीक है, ये हम लोग का R2 हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, नंबर ऑफ पॉसिबल रिलेशंस, ठीक है, ये बन गया। और भी कुछ हो सकता है, ठीक है, जैसे 2 का डबल, ठीक है, ऐसे भी तो बोल सकते हैं। R3 ले लिया, R3 ले लिया, और हम लोग बोल सकते हैं कि A जो है A इक्वल टू हम लोग का सॉरी B इक्वल टू हम लोग का 2A, ठीक है, तो B इक्वल टू 2A, तो B इक्वल टू 2A मतलब 2,4 ये हो जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा 3,6 आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग का जितना भी रिलेशन सेट बनेगा, ठीक है, वो यहाँ जितने एलिमेंट है उसी के बेसिस पे बनेगा, उससे ज्यादा तो बन नहीं सकता है। यहाँ जितने एलिमेंट है हर एक एलिमेंट का अगर एक एक रिलेशन बनाओगे तो मैक्सिमम उतना सारा ही रिलेशन सेट बन सकता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और इतने ही सारे पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं। मतलब हम लोग ये आराम से बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ relations equal to number of possible subset of A क्रॉस B, ठीक है। बोल रहा है कि A क्रॉस B का जितना सारा सबसेट होगा, अब A क्रॉस B का सबसेट कितना सारा होगा, अभी तो हम लोगों ने पढ़ा सबसेट कितना होता है 2 to the power n करोगे, यहाँ पर n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 1 2 3 4 5 6, तो 2 to the power 6 करने से कितना आ जाएगा, बोलो कितना आएगा 2 to the power 6 करोगे तो 64 64। तो इसका मतलब 64 जो है इसका पॉसिबल सबसेट हो सकता है। वो तो हम लोगों को पता ही है कि एक सेट में जितने सारे एलिमेंट है अगर हम लोग उसका 2 to the power नंबर ऑफ एलिमेंट करेंगे इतने सारे हमारे क्या निकल के आएंगे, सबसेट निकल के आएंगे, ठीक है। तो
इतने सारे जो सबसेट है और जो जितने सारे रिलेशन हम लोग इससे बना सकते हैं ना, जैसे मैंने ये सब बनाया और भी बन जाएगा, ठीक है, तो वो देखना पड़ेगा कैसे करके रिलेशन जुड़ता है। तो बोल रहा है कि जितने सारे सबसेट होते हैं उतने ही सारे रिलेशन सेट भी होंगे, ठीक है, उतने ही सारे पॉसिबल रिलेशंस बन सकते हैं। ये तुम लोग को जो है याद रखना चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट हमें कभी कभी एमसीक्यू में पूछता है कि नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन टू सेट्स, दो सेट के बीच में कितना सारा रिलेशंस बन सकता है, तो बोल रहा है 2 to the power n नंबर ऑफ एलिमेंट इन द प्रोडक्ट सेट, ठीक है। रिलेशन इज सबसेट ऑफ प्रोडक्ट सेट, क्योंकि रिलेशन जो है वो प्रोडक्ट सेट का सबसेट होता है, इसीलिए मैंने ये ऊपर लिखा है। आई होप कि इसका मतलब अब समझ में आया होगा। अब हम इस पे एक क्वेश्चन देते हैं, तो मुझे करके बताओ। जैसे कि इफ ए, मैंने लिखा 1, 2, बी 3, 4, ठीक है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A and B 3, 16, 5 और 6, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है, ऐसा ही क्वेश्चन देगा, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन देगा। पूछ रहा है कि बोलो कितने सारे रिलेशन बन सकते हैं। ये जो A क्रॉस B करोगे तो एक सेट बनेगा, ठीक है। अब रिलेशन कितना सारा बन सकता है, मैंने यहाँ पर R1, R2, R3, लेकिन एक्चुअली 64 बनेगा, ठीक है। तो वो तो लिख के देखना पॉसिबल नहीं है अभी मेरे लिए। अलग अलग तरीके का रिलेशन बन सकता है, A ग्रेटर देन B, A लेस देन B, B इक्वल टू 2, इस तरीके का अलग अलग रिलेशन बन सकता है। वो देखना पड़ेगा कि कितने सारे रिलेशन बन सकते हैं। लेकिन एक तरीका है समझने का, क्या, कि जितने सारे सबसेट होंगे उतने ही सारे रिलेशन बनते हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ कि अगर मेरा A का वैल्यू 1, 2 है, B का वैल्यू 3, 4 है, तो कितने सारे जो है रिलेशन बन सकते हैं, कैसे निकालो। सबसेट ढूंढोगे, सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट ढूंढने से ही रिलेशन का भी आंसर आ जाएगा। बोलो कितना होगा। Number of subset 4. 4। पहले A क्रॉस B निकालो, गलत हो रहा है, पहले A क्रॉस B निकालो। A क्रॉस B में कितना कितना आएगा। 1, 3, 4, 2, 3, 2, 4. 2, 3, 2, 4 और 1, 4 भी होगा, ठीक है। ये कितने सारे एलिमेंट हुए, ये एक सेट हो गया। A क्रॉस B एक सेट हो गया, उसमें कितने सारे एलिमेंट है। 4 elements. तो सबसेट कैसे निकालते हैं, 2 to the power n। 16. हाँ, तो फिर कितना आंसर आएगा, 16। तो फिर आंसर क्या देना पड़ेगा, 16, ठीक है। ये 4 एलिमेंट्स है ना, 2 to the power 4 करने से हम लोग का आता है 16, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। आप देखो, रिलेशन सेट फाइंड आउट करना इस तरीके से उतना आसान नहीं है, लेकिन इतना समझो कि जितना सारा सबसेट होता है, ये याद रखना है हम लोग को, ठीक है। रिलेशन इज सबसेट ऑफ प्रोडक्ट सेट, इसीलिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन द प्रोडक्ट सेट जो होगा वही नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन टू सेट होगा। तो 2 to the power n, एन अगर नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो ये सेम चीज तो हम लोगों ने सबसेट के लिए भी किया हुआ है कि भाई सबसेट को भी ऐसे निकालना है, पावर सेट को भी ऐसे निकालना है। तो तीनों के लिए एक ही फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो अगर हमें क्वेश्चन में पूछे कि बताओ रिलेशन सेट कितने सारे बन सकते हैं, तो तुम लोग सबसेट निकाल लेना, क्योंकि सबसेट जितने सारे बनेंगे रिलेशन सेट भी उतने ही सारे बन जाएंगे, ठीक है। तो ये हमें कभी कभार एग्जाम में पूछा गया है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है, तो हम लोगों ने कर दिया। चलो, अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर पढ़ेंगे और एक छोटा सा पॉइंट, डोमेन ऑफ रिलेशन लिखो, हम समझा देंगे। डोमेन ऑफ रिलेशन, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट range of relation set of all second coordinates, ठीक है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, समझ जाओ। A 1, 2, 3, एक सेट ले लिया, उसमें 3 एलिमेंट लगा लिया, 1, 2, 3। B एक सेट ले लिया, उसमें 2 एलिमेंट ले लिया, 4, 5, ठीक है। अब सबसे पहले निकाल लेते हैं A क्रॉस B। निकालो, तुम लोग भी निकालो A क्रॉस B। 1, 4, 1, 5, उसके बाद 2, 4, 2, 5,
उसके बाद 3 4 3 5, इतना सारा बन गया। ठीक है, अच्छा ये मैंने क्या निकाला, ये मैंने निकाला रिलेशन। ठीक है, रिलेशन कैसे निकालते हैं, मतलब रिलेशन सेट, मतलब रिलेशन सेट निकालने के लिए तो प्रोडक्ट करना पड़ेगा ना। दो सेट में देखो, रिलेशन तो किसी एक इंसान का अपने ही साथ नहीं होता। रिलेशन मतलब क्या, हम एक इंसान है, मेरा किसी के साथ रिलेशन, ठीक है, चाहे वो कैसा भी रिलेशन हो, माँ हो, बाप हो, ठीक है, भाई हो, बहन हो, ठीक है, जो भी हो। तो डोमेन ऑफ रिलेशन, तो रिलेशन का मतलब दो सेट हो जाएगा, एक सेट में तो नहीं होगा, या तो एक सेट भी हो सकता है, यहाँ पर ए भी हो सकता है, बट दो तो होना चाहिए। तो यहाँ पर दो सेट था। अगर रिलेशन का बात आ रहा है तो हमें उसमें प्रोडक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट सेट से ही रिलेशन सेट डिफाइन होता है। अब डोमेन ऑफ रिलेशन और रेंज ऑफ रिलेशन, रिलेशन का डोमेन कौन होता है, रिलेशन का रेंज कौन होता है, बोल रहे कि सेट ऑफ ऑल फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिलेशन बना, इसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कौन है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है। ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट 1 और 4 में फर्स्ट कोऑर्डिनेट कौन है, 1 है, ये सब क्या है, ये है फर्स्ट कोऑर्डिनेट। चलो यहीं पर लिख दिया, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है ना। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट का अगर सेट बनाए तो उसमें क्या क्या आएगा, क्या क्या एलिमेंट आएगा। 1 2 3 1 1 2 3, ठीक है, तो 1 2 3, तो ये मेरा क्या हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन। ठीक है, अच्छा अब देखो, बोल रहा है सेट ऑफ ऑल सेकंड कोऑर्डिनेट में कौन है, 4 5 4 5 4 5। ठीक है, ये सब क्या है, सेकंड कोऑर्डिनेट। सेकंड को हम 2 एन डी लिख देते, सेकंड कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट हो गया। तो ये जो सेकंड कोऑर्डिनेट है, इसमें क्या क्या, इसका अगर सेट बनाए तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, 4 5 4 5, इसको क्या बोलेंगे, क्या लिखा हुआ है, रेंज। रेंज, ठीक है, तो ये टर्म याद रखना है। तो देखो क्या हो गया, अगर एक रिलेशन सेट बन रहा है, ठीक है, एक रिलेशन बन रहा है ए के साथ बी का रिलेशन, रिलेशन सेट कैसे बनता है, प्रोडक्ट करके, तो प्रोडक्ट कर दिया। अब हाँ, स्पेसिफिकली कोई रिलेशन बताया जाए तो वो होगा। तो बेसिकली अगर कोई भी सेट बन रहा है जो कि रिलेशन सेट है, उसके फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स में जो भी एलिमेंट है, ठीक है, ये तो प्रोडक्ट सेट हो गया। अच्छा चलो, इसको थोड़ा सा हम और सही कर दे, ठीक है, ये भी आंसर सही है, हम इसको थोड़ा सा और भी सही कर देते हैं तो बेटर होगा। चलो इसमें ऐसे दिखा देते हैं, जैसे मान लो मैंने एक R1 रिलेशन ले लिया, रिलेशन सेट ही बचता थे, A कॉमा B सच दैट A इक्वल 1, तो बोलो तो मुझे इस प्रोडक्ट सेट में से कौन सा R1 को सेटिस्फाई करने वाला एलिमेंट क्या क्या आ जाएगा। अगर A 1 है तो ऐसा कौन कौन सा एलिमेंट यहाँ पर आएगा, 1 4 1 5 हाँ 1 4 और 1 5। ठीक है, 1 4 और 1 5 ये आ गया। ठीक है, क्योंकि ये इसी में ए का वैल्यू, मतलब पहला डेटा जो है वो 1 है। ठीक है, तो अब मुझे एक चीज बताओ, अगर यहाँ पर मैंने लिख दिया 1 4 और 1 5, अब यहाँ पर बताओ मुझे कि रेंज कौन सा है, डोमेन कौन सा है। domain 1 range 4 5 फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो है वो हम लोग का डोमेन है, तो डोमेन क्या होगा, 1, और रेंज 4। ठीक है, ये 4 5 हाँ 4, ये हो जाएगा। तो बस इतना समझो कि डोमेन जो है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट को बताया जाएगा, और रेंज जो है वो सेकंड कोऑर्डिनेट को बताएगा। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट और एक छोटा सा पॉइंट हमें देखना है, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन A कॉमा A सच दैट A बिलोंग्स टू A। तो मुझे एक चीज बोलो, A कॉमा A ऐसा कौन सा रिलेशन तुम लोगों ने देखा जिसमें A ऐसा सेटिस्फाई होता है, reflexive हाँ
तो ऑलवेज रिफ्लेक्सिव ऐसे लिख लो। इसका मतलब क्या हो गया, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है तो उसे आइडेंटिटी रिलेशन बोला जाएगा। अगर कोई रिलेशन अपने आप में रिफ्लेक्सिव है तो उसे आइडेंटिटी रिलेशन भी बोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन, ठीक है, इफ आर बी ए relation on A, then the relation R inverse on A defined by R inverse B comma A such that A comma B belongs to R is called inverse relation on A, is called inverse relation on A। लिखो, नहीं समझ में आएगा एग्जाम्पल से समझ में आएगा। ठीक है, इनवर्स रिलेशन हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। अच्छा, तो देख लो, एग्जाम्पल लेते हैं। A 357, B 1,6, R1 A comma B such that A less than B। तो मुझे बोलो R1 में क्या क्या लिखे। क्रॉस तो मैंने करवाया नहीं है, क्रॉस करके तुम लोग मुझे बता दो कि R1 में क्या क्या आएगा और R2 में क्या क्या आएगा। तो चलो एक क्रॉस भी कर लेते हैं। 3 1 बहुत सारा लिखना पड़ेगा अब इसमें। 3 6 5 1 5 6 7 1 7 6। हाँ बोलो, R1 में क्या क्या आएगा। 3 6 5 6 हम्म, और तो कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा R2 हम ऐसे दे रहे हैं, B कॉमा A सच दैट B ग्रेटर देन A। B कॉमा A होना चाहिए, तो B कॉमा A अगर हमारा एलिमेंट्स हो रहा है तो रिलेशन कैसा हो रहा है, A क्रॉस B होगा कि B क्रॉस A करना पड़ेगा। ये A क्रॉस B है, इसे हम लोग A टू B बोलते हैं। अगर हम B कॉमा A ऐसा एलिमेंट चाहते हैं तो मुझे क्या करवाना पड़ेगा, B क्रॉस A करवाना पड़ेगा कि नहीं करवाना पड़ेगा, बोलो। यस मैम। बी क्रॉस ए करना पड़ेगा। अब बी क्रॉस ए अगर कर लेते हो, करके खुद से बताओ कि बी ग्रेटर देन ए में क्या क्या आएगा, खुद से करके बताओ। 2 आएगा, ठीक है, बताओ क्या क्या है। बी क्रॉस ए, चलो हम भी करते हैं, कोई बात नहीं, हम भी करते हैं। बी क्रॉस ए में पहले क्या आएगा, 1 3 1 5 1 7, और क्या आएगा 6 3 6 5 6 7। बोलो इसमें से कौन सा लिखें। 6 7 और एक आएगा 6 7। 5 सॉरी बी मैम। बी ग्रेटर देन ए ना, बी मतलब यहाँ पर सेकंड वाला मत देखो, बी पहले वाला ही है, सब बी ए फॉर्म में 3 है। 6 3 और 6 5 6 5, ठीक है। अच्छा अब एक चीज ध्यान से दे, ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है। यस मैम। एक 3 6 है, दूसरा क्या है
5 6 5 6, ऑपोजिट है 6 3 और 6 5। और हम लोगों ने अभी अभी यहाँ पर लिखा क्या है, देख अभी अभी लिखा क्या है, इफ आर बी ए रिलेशन ऑन ए, आर अगर ए में एक रिलेशन है, ठीक है, तो ये रिलेशन है ए में, ए लिखा है मैंने यहाँ पर सिर्फ, ठीक है, ए क्रॉस बी भी कर सकते हो। देन द रिलेशन आर इनवर्स ऑन ए डिफाइंड बाय आर इनवर्स इक्वल टू बी कॉमा ए सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशन ऑन ए। मतलब देखो सीधा बात है कि R1 में क्या दिख रहा है हमें, R1 में हमें ये दिख रहा है, R1 में है 3,6 और 5,6, ठीक, इसका ऑपोजिट इनवर्स यहाँ पर दिख रहा है 6,3 और 6,5, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स रिलेशन। क्यों बोल रहे हैं, इफ आर बी ए रिलेशन ऑन ए, आर एक रिलेशन अगर है ए में, तो R1 और R2 दोनों रिलेशन को यहाँ पर देखो, देन द रिलेशन आर इनवर्स। तो अगर हम लोग आर इनवर्स रिलेशन निकालना चाहते हैं तो बोल रहा है कि आर इनवर्स क्या हो जाएगा, बी कॉमा ए। मतलब ये देखो ए कॉमा बी था, तो R2 को हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, R2 को हम लोग बोल सकते हैं कि ये आर इनवर्स है, क्योंकि ए बी के जगह बी ए निकाला, ऑपोजिट कर लिया। जैसे नॉर्मली इनवर्स में तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बदल जाता है, लेकिन यहाँ पर एलिमेंट का ऑर्डर बदल जाता है, ठीक है। तो आर इनवर्स बी कॉमा ए सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। अगर बी कॉमा ए आर इनवर्स में है तो इसका जस्ट ऑपोजिट, मतलब 6 3 अगर यहाँ पर है तो 3 6 यहाँ पर होना चाहिए, इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशन ऑन ए। उसी को हम लोग बोलेंगे कि ये इनवर्स रिलेशन ऑन ए है, ठीक है। मतलब यहाँ पर मैंने ए नहीं दिया है, ए क्रॉस बी दिया है, तो बेसिकली इसी को हम लोग बोलते हैं इनवर्स रिलेशन, ठीक है। ये इनवर्स रिलेशन का कंसेप्ट हो गया। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर ये कंक्लूजन लिख सकते हैं, R2 इज इनवर्स ऑफ R1, ठीक है। R1 का इनवर्स कौन हो गया, R2 हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर ऐसा होता है तो और एक चीज भी सेटिस्फाई होता है, ठीक है। तो देखो डोमेन ऑफ R इनवर्स जो है वो रेंज ऑफ R होता है, और रेंज ऑफ R इनवर्स जो है वो डोमेन ऑफ R होता है, ठीक है। अब ये खुद से टेस्ट करो, डोमेन ऑफ R होता है। जैसे यहाँ पर ही मुझे एक चीज बताओ कि ये R1 जो है, इसमें देखो R1 को R2 इनवर्स है और R1 जो है नॉर्मल है। तो मुझे एक चीज बताओ, ये हम हटा देते हैं 20 से। मुझे एक चीज बताओ कि ये जो R1 है इसका डोमेन और रेंज क्या है, R1 का डोमेन और रेंज क्या है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट और सेकंड कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग बताना चाहिए, बोलो। डोमेन Domain 3 3 5 और रेंज 6 6। अब ये R2 मतलब जो इनवर्स है R1 का, उसका डोमेन और रेंज बताओ। 6 3 5 6 डोमेन और रेंज 3 5, ठीक है। अच्छा देखो, क्या इसका जो डोमेन है वो R2 का क्या है, रेंज, और इसका जो रेंज है वो R2 का क्या है, वो R2 का क्या है, डोमेन, ठीक है। यहाँ पर वही लिखा है, डोमेन ऑफ आर इनवर्स का जो डोमेन है वो रेंज होगा, आर का मतलब जस्ट ऑपोजिट होगा। आर का जो रेंज है वो आर इनवर्स का डोमेन होगा, या ऑपोजिटली बोलो कि आर का जो डोमेन है वो आर इनवर्स का रेंज होगा, वही लिखा है, ठीक है। डोमेन जो आर इनवर्स का है वो रेंज ऑफ आर होगा, रेंज जो आर इनवर्स का डोमेन ऑफ आर होगा, या ऑपोजिटली बोल लो कि रेंज ऑफ आर जो है डोमेन ऑफ आर इनवर्स होगा, डोमेन ऑफ आर जो है वो रेंज ऑफ आर इनवर्स, ठीक है। इस तरीके से। अच्छा, चलो ये कुछ छोटा छोटा चीज हमें पूछ लेता है तो हम लोगों ने ये कर लिया। तो अब नेक्स्ट हम लोग और क्या कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद हम लोग का और रिलेशन फंक्शन से रिलेटेड कुछ नहीं होगा, रिलेशन से रिलेटेड कुछ नहीं है। अब हमें करना है फंक्शन, ठीक है। तो थोड़ा सा स्टार्ट कर सकते हैं जो टाइम है।
थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे फंक्शन, ठीक है। फंक्शन का मतलब क्या हो जाएगा, देखो मान लो हम लोगों ने यहाँ पर कुछ इनपुट दिए, ठीक है। मान लो कोई रॉ मेटेरियल इनपुट दिए, और ये मान लो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। प्रोसेस होने के बाद हमें आउटपुट के तौर पे क्या मिलेगा, आउटपुट के तौर पे हमें फिनिश्ड गुड्स मिलेगा, ठीक है, फिनिश्ड गुड्स। कोई भी चीज मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो उसमें हर एक गुड्स का अपना रॉ मटेरियल होता है। जैसे देखो अगर ब्रेड बन रहा है फैक्ट्री में तो उसमें जो है मैदा लगता है या फिर आटे का यूज होता है, उसके साथ और भी काफी सारा चीज होता है, शुगर वगैरह, नमक वगैरह, ठीक है। तो वो रॉ मटेरियल हो गए, वो जब फैक्ट्री में प्रोसेस होगा तो हमें फिनिश गुड्स के तौर पे ब्रेड मिल सकता है, बिस्किट्स मिल सकता है, ये खाने पीने का आइटम हो गया। या फिर जैसे मेडिसिन वगैरह होता है तो मेडिसिन का अपना रॉ मटेरियल होता है, वो प्रोसेस होके जो है हमें मेडिसिन मिलता है तो फिनिश गुड्स मिलता है। तो ये जो एक्टिविटी हो रहा है ना, ये जो प्रोसेसिंग हो रहा है, इसी को हम लोग फंक्शन बोलते हैं। लेकिन मैथ्स में फंक्शन का मतलब क्या, ऐसा कोई हमें रॉ मटेरियल बता दिया जाएगा जिससे कोई प्रोसेस हो रहा है, नहीं। यहाँ पर जो रॉ मटेरियल है वो नंबर्स होंगे, और नंबर्स अपने आप में प्रोसेस होके हमें कुछ ना कुछ आउटपुट्स देंगे। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं इनपुट नंबर्स, यहाँ पर मैंने दे दिया आउटपुट, ठीक है। अब जैसे कि देखो हम यहाँ पर बोल रहे हैं ये मशीन में मान लो 2x होता है प्रोसेसिंग। अब x का वैल्यू अगर 1 देंगे तो आउटपुट में हमें क्या मिलेगा, 2. 2। क्योंकि प्रोसेसिंग क्या होगा, 2, यहाँ पर प्रोसेसिंग क्या हो रहा है बोलो तो 2 के अंदर 1 मल्टीप्लाई होके निकल के आएगा 2, तो ये हमें आउटपुट मिलेगा। अच्छा अगर हम यहाँ पर दे देते हैं x का वैल्यू 3 तो बोलो तो आउटपुट क्या मिलेगा, 6. 6 मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इट इज अ प्रोसेसर of numbers which takes input number comma process it and gives output, ठीक है। तो ये एक ऐसा प्रोसेसर है जो कि कोई नंबर को लेगा, ठीक है, उसके मतलब ये सच का कोई ऐसा मशीन जैसा नहीं है, ठीक है, ये बस बोलने का बात है, ठीक है। वैसे होता है देखो मशीन जैसा भी होता है, जैसे कैलकुलेटर वगैरह में क्या होता है, नंबर्स लेते हैं फिर उसमें फंक्शन सेट किया जाता है, फिर उससे कुछ आउटपुट, जैसे हम लोग लिखेंगे कैलकुलेटर में 2+3 तो हमें आउटपुट क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, ठीक है। तो उसके अंदर बना हुआ है तभी मिलता है। तो इट इज अ प्रोसेसर ऑफ नंबर्स विच टेक्स इनपुट, लेकिन यहाँ पर हमें मशीन नहीं मिलेगा, हमें खुद से कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो विच टेक्स इनपुट नंबर प्रोसेस इट एंड गिव्स आउटपुट, ठीक है। तो फंक्शन इनपुट ब्रैकेट में लिख दिया, ठीक है। फंक्शन जो है वो इनपुट को कैरी करेगा और हमें आउटपुट देगा, ठीक है। तो अगर मेरा बात समझ में आया तो एक एग्जाम्पल मुझे करके बताओ। अगर मान लो फंक्शन को एफ ऑफ एक्स से डिनोट किया जाता है, मैंने एफ ऑफ एक्स लिख दिया 2x² + 1, ये फंक्शन है, ठीक है। और मैंने बोल दिया एक्स, मैंने बोल दिया कि एफ ऑफ 3 निकाल के बताओ, ठीक है, एफ ऑफ 3 निकाल के बताओ कितना होगा। इसका मतलब क्या है, हम एक बता देते, तुम लोग दूसरा बताना। देखो मैंने बोला कि एफ ऑफ 3 बताओ, मतलब फंक्शन ऑफ 3, मतलब अगर हम फंक्शन में 3 इनपुट देते हैं तो मेरा आंसर क्या होगा। तो फंक्शन मेरा ये है, ठीक है, इसमें हम 3 इनपुट दे रहे हैं तो इनपुट साइड ये है, ठीक है, और ये प्रोसेस होने वाला जगह है। तो अगर हम 3 दे रहे हैं, जैसे ये मशीन जैसे बना के मैंने दिखाया, तो उसके बदले ये नॉर्मल लिख के हमें करना है। तो यहाँ पर अगर हम 3 देंगे तो यहाँ प्रोसेसिंग कैसे होगा, x की जगह 3 आ जाएगा, तो ये हो गया 2 × 9 + 1, यानी ये कितना हो जाएगा 18 + 1 19, ठीक है, ऐसे होगा। चलो अब दूसरा एग्जांपल तुम लोग मुझे करके बताओ। मैंने बोला एफ ऑफ एक्स इक्वल x² + 1, एफ ऑफ 2.3 इक्वल कितना होगा, ये तुम लोग को बताना है। 6.29. 6.29 सही बोल, बिल्कुल सही है। इधर 2.3 दे दिया
मुझे x की जगह क्या इनपुट लेना है, x क्या नंबर को अट्रैक्ट कर रहा है, 2.3 को इनपुट ले लिया। अब वो प्रोसेस होगा, कैसे होगा, x का डबल हो जाएगा, तो 2.3 का डबल हो गया +1। अब 2.3 तुम लोग देख लो कितना होता है, ठीक है, 2.3 का डबल देख लो कितना होता है, +1 6.29, ठीक है। तो मुझे लगता है ये आसान, ये इतना कुछ है नहीं, ठीक है। तो ये बन गया। अच्छा, अब क्या ऐसा हम लोग एक क्वेश्चन कर सकते हैं, बिल्कुल यहाँ से एक क्वेश्चन कर सकते हैं, जो आज हम लोगों ने स्किप किया ना उसमें से एक क्वेश्चन कर सकते हैं। ये इनवर्स है, ठीक है, कर सकते हैं। 24th नंबर देखो, ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, कर सकते हैं। 24th नंबर कोशिश करके देखो। एफ ऑफ एक्स है x+3, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x+3, अच्छा सॉरी मैंने क्या लिख दिया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x+3, ठीक है। फिर है जी ऑफ एक्स, एक्स का स्क्वायर, जी ऑफ एक्स है एक्स का स्क्वायर, देन जी ऑफ एक्स, ऐसे, ठीक है। ये ऑफ नहीं है, एक्चुअली नॉट का साइन है, ठीक है। इसे एक बार जी ऑफ एक्स ही देख लो, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, जी ऑफ एक्स, ठीक है। मतलब ये एक्चुअली इसको ऐसे लिखा जाता है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो मुझे जी ऑफ एक्स का आंसर निकालना है, ठीक है। तो जी ऑफ एक्स कितना होगा, तो कैसे निकाल सकते हैं, देखो जैसे एफ ऑफ एक्स दे दिया था, मुझे बोला था एफ ऑफ 2.3 निकालना है, मुझे अब क्या निकालना है, जी के अंदर ये एफ ऑफ एक्स इनपुट देना है। जैसे मुझे इनपुट क्या देना था 2.3, ठीक है। तो वैसे अब मुझे इनपुट क्या देना है बोलो, तो अब मुझे इनपुट देना है एफ ऑफ एक्स, लेकिन कौन से फंक्शन में इनपुट दे, जी में इनपुट देना है। तो जी ऑफ एक्स पहले लिखेंगे, ठीक है। अब जी में क्या इनपुट देना है, एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एफ ऑफ एक्स। तो अगर इधर एफ ऑफ एक्स लिखा है एक्स के बदले, तो इधर भी तो लिखना पड़ेगा, तो इधर कितना लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, क्योंकि एक्स का स्क्वायर बोला है। पहले इतना समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो मैंने यहाँ पर क्या बोला, यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, एक्चुअली ये नॉट साइन है, मतलब फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो एक्चुअली जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। ऐसे अगर दिया हुआ रहा जी 0 एफ ऑफ एक्स, तो इसका मतलब ऐसे लिख लो, ठीक है, एफ ऑफ एक्स और इसके बाहर एक ब्रैकेट डाल लो, मतलब मेरा फंक्शन है जी, फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है, मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन प्रोसेस होगा, फिर आउटपुट आएगा। तो जी के अंदर मुझे क्या इनपुट देना है, जी के अंदर मुझे इनपुट देना है एफ ऑफ एक्स, तो मुझे जी फंक्शन ढूंढना पड़ेगा। जी फंक्शन मुझे मिल गया है क्वेश्चन में, जी ऑफ एक्स जो है वो एक्स का स्क्वायर है, ठीक है। तो एक्स में मैंने इनपुट दे दिया एफ ऑफ एक्स, ठीक है, क्योंकि मुझे एफ ऑफ एक्स इनपुट देना है, तो इधर देंगे तो इधर भी देना है, ठीक है। तो अब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ये कितना हो जाएगा, अब एफ ऑफ एक्स का मतलब कितना है, x+3, इसका होल स्क्वायर। तो आंसर देखो कितना है, x+3 का होल स्क्वायर, यानी ऑप्शन है। बोलो ये समझ में आया, इनपुट कैसे डिसाइड करना है, बोलो ये समझ में आया कि नहीं। जैसे यहाँ पर हमें इनपुट क्या देना इस था, हाँ समझ में आया ना, इनपुट हमें 2.3 देना था। अब ये इनपुट मुझे कहाँ देना है, किसी फंक्शन में, तो ये कौन सा फंक्शन है, एफ फंक्शन, तो एफ फंक्शन ढूंढो। जैसे जी में मुझे इनपुट देना है, जी फंक्शन ढूंढ लिया, ठीक है। फिर एक्स का स्क्वायर है ये, तो अब देखो इधर जो दोगे इधर भी तो वही दोगे ना, बराबर है, इनपुट जिधर से डालोगे उसके ऑपोजिट साइड से आउटपुट आएगा। तो ये एक्स की जगह जी ऑफ एक्स, ये फंक्शन था मेरा, ठीक है। ये फंक्शन मुझे क्यों ढूंढना पड़ा, क्योंकि मुझे इसी में इनपुट देना था। अब इसमें मुझे क्या इनपुट देना है, एफ ऑफ एक्स, तो इधर भी एफ ऑफ एक्स, इधर भी एक्स के स्क्वायर की जगह एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स का इनपुट मुझे पता है x+3 दे दिया, ठीक है। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स यानी जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ये हो गया x+3 का होल स्क्वायर, जो कि ऑप्शन ए से मैच होता है, ठीक है। ये फंक्शन ऑफ फंक्शन होता है, इसको दोबारा एक बार बता देंगे, इसको कॉम्पोजिट फंक्शन या फंक्शन ऑफ फंक्शन भी बोला जाता है। मुझे लगा कोई सिंपल क्वेश्चन होगा तो कर सकते हैं हम लोग, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था। चलो कोई बात नहीं, नहीं है, हम लोग दूसरे किसी जगह से कर लेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन इसके लिए इतना काफी है हमें, क्योंकि इस पे और भी दूसरा चीज सीखना है, लाइक मैपिंग वगैरह सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो आज हम लोग फंक्शन इतना तक ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में बाकी जो है मैपिंग वगैरह ये सब हमें करना पड़ेगा, ठीक है। फिर आज इतना ही।
Bye. রাখছি ম্যাম।